दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी के आगमन के अंतर्गत पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और ब्रिटिश कैसे भारत आते हैं और अपना व्यापार करते हैं उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद भारत विजय के दौरान किस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल पे विजय प्राप्त किया जाता है इसकी चर्चा हमारी हो चुकी है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। आज हम लोग मैसूर विजय की कहानी देखेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा मैसूर पे विजय कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके लिए 4 युद्ध होते हैं जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध 1, 2, 3, 4 के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चारों युद्ध कैसे होगा और फिर फाइनली अंग्रेज़ कैसे विजय प्राप्त करेंगे इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं आंग्ल मैसूर वार को। इससे पहले मैसूर के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। 1761 ईस्वी से पूर्व वाडियार वंश का शासक था। मैसूर पे वाडियार वंश का शासन था। वाडियार को कहीं कहीं वाडियार भी लिखा जाता है, तो ये दोनों चीज़ सेम है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ के जो राजा थे वो सशक्त नहीं थे। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासन करता है। यह एक ताकतवर शासक था। इसका बैकग्राउंड मिलिट्री से था, सेना से आया था ये, और ये एक कुशल कूटनीतिज्ञ था, जिस वजह से इसने मैसूर को एक ऊंचाई तक पहुंचाया और तभी अंग्रेज़ों की नज़र मैसूर पे पहुंची। 1799 ईस्वी में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है तो पुनः अंग्रेज़ों के द्वारा वाडियार वंश को मैसूर लौटा दिया जाता है ताकि वाडियार वंश के शासक वहां शासन कर सके। विलियम बेंटिक के काल में मैसूर का पूर्णतः विलय ब्रिटिश इंडिया में कर लिया जाता है। जब फिर से रीपन का काल आएगा तो रीपन के काल में वाडियार वंश का शासन फिर से शुरू हो जाएगा। ये इतना पॉइंट आप, ये क्रोनोलॉजी है, इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले वंश याद रखिए, वाडियार वंश। 1761 में हैदर अली आए, ठीक है। 1799 में फिर से वाडियार वंश का शासन। विलियम बेंटिक के काल में पूर्णतः विलय ब्रिटिश इंडिया में। रीपन के काल में फिर से वापस दे दिया गया वाडियार वंश को शासन करने के लिए। यहाँ एक और पॉइंट याद रखना है कि डिंडीगुल ये एक महत्वपूर्ण जगह है मैसूर में, जहाँ पे फ्रांस की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार खोला गया, ठीक है। ये इतनी बातें हो गई, ये बैकग्राउंड आपको पता चल गया कि क्या कैसे है। ये आधुनिक शस्त्रागार इसलिए खोला गया कि कभी भी कोई युद्ध हो तो उस युद्ध के लिए हैदर अली तैयार रहे। आगे बढ़ते हैं। ज़रा इस मैप को अच्छे से समझिएगा। इस मैप में सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये देखना है मैसूर, ठीक है। ये मैसूर आप देख पा रहे होइएगा। मैसूर की सीमा ऊपर में इस साइड में मराठों से लगी हुई है, इस साइड में हैदराबाद से, ठीक है। अब सीमा जब मराठा और हैदराबाद से लगा हुआ है तो आप ये मानकर चलिए कि सीमा विवाद उस समय एक कॉमन चीज़ था। जो बगल जिन राज्यों का सीमा लगा रहता था उनके बीच में सीमा विवाद को लेकर युद्ध होता था। तो मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मैसूर का टक्कर हमेशा चलता रहता था। ये इलाका है कर्नाटक का, ठीक है। कर्नाटक बोले तो मद्रास, यहाँ देखिए मद्रास। यहाँ पे अंग्रेज ऑलरेडी आ चुके हैं, हमने देख लिया है कर्नाटक युद्ध के दौरान। फाइनली अरकाट का घेरा आप लोगों को याद होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, और उसके बाद मद्रास पे फिर से अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है। और ये है त्रावणकोर, जिसकी सीमा भी मैसूर से लग रही है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ आप लोगों को याद रखना है, मराठा, हैदराबाद, मद्रास और त्रावणकोर। इन्हीं चारों के वजह से आंग्ल मैसूर युद्ध का पृष्ठभूमि बनेगा और इन चारों से घिरा हुआ है ये अपना मैसूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच में होता है। आपको वर्ष याद नहीं रखना है। युद्ध का परिणाम क्या होता है? युद्ध का परिणाम होता है मैसूर विजय। अब युद्ध का बैकग्राउंड क्या है? तो अंग्रेज जो है मराठा को और हैदराबाद को मैसूर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं, लेकिन हैदर अली अपने कूटनीति का
यूज करके, कूटनीति का प्रयोग करके मराठा और हैदराबाद के साथ जो सीमा विवाद चल रहा था उस सीमा विवाद को समाप्त कर देता है। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में मराठा और हैदराबाद के निज़ाम जो है वो तटस्थ हो जाते हैं। तटस्थ होने के बाद हैदर अली यानी मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें मैसूर विजयी होता है। इसके बाद जो संधि होती है वो मद्रास की संधि है। इस संधि में कुछ भी विशेष बात नहीं कहा जाता है। मानकर चला जाए, ठेठ भाषा में बोला जाए तो ये कहा जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा कि हम मैसूर और अंग्रेज़ भाई भाई है और हम लोग आगे मिल के रहेंगे। होता क्या है कि जो राजनीतिक कैदी है जिन्हें पकड़ा जाता है युद्ध के दौरान उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। इसी तरह की बातें की जाती है मद्रास की संधि के दौरान, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर विजयी होता है। विजयी क्यों होता है, बैकग्राउंड हमने देख लिया। मराठा और हैदराबाद तटस्थ हो जाते हैं और मद्रास की संधि होती है। इसका नाम आपको याद रखना है, संधि का क्रोनोलॉजी याद रखना है, ठीक है। तो मद्रास के बाद द्वितीय में देखिए मैंगलोर की संधि आ जाएगा। तो अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में होता है, हैदर अली व वारेन हेस्टिंग्स के बीच में। अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि मैंने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और अंग्रेज़ों का नाम लिया, कोई पार्टिकुलर नाम नहीं लिया। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी ये 1769 तक ही है, तब तक गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। इसीलिए अंग्रेज़ की तरफ से कौन गवर्नर जनरल है वो नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। पर 1780 से 84 के बीच में गवर्नर जनरल आ चुके हैं जिनका नाम क्या है, वारेन हेस्टिंग्स है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दो नाम महत्वपूर्ण हो गया, हैदर अली व वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे भी मैसूर विजयी होता है। मैसूर के विजय होने का क्या रीज़न है, इस युद्ध के दौरान अंग्रेज़ एक ही साथ मराठा, मैसूर और हैदराबाद तीनों के साथ युद्ध कर रहे होते हैं। जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी है उसके खिलाफ है। अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी बना रखी थी कि हम एक बार में एक ही के साथ युद्ध करेंगे ताकि हम चीज़ों को संतुलित तरीके से संभाल सकें। पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है कि अंग्रेज़ मराठा, मैसूर और हैदराबाद तीनों से लड़ते हैं और तीनों से लड़ने की वजह से इनकी हार हो जाती है, काफ़ी फजीहत होती है। इसमें जो मैसूर के साथ युद्ध होता है इम्पोर्टेंट, उस युद्ध का नाम है पोर्टो नोवा का युद्ध। ये याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में पोर्टो नोवा का युद्ध। ये एक जगह है पोर्टो नोवा जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था 1781 ईस्वी में। किसके बीच में लड़ा गया था, हैदर अली और अंग्रेज़ों की तरफ से जो लड़ने आया था उसका नाम था आयरकुट। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद इस युद्ध में हैदर अली विजयी होता है, मैसूर विजयी हुआ, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। फिर संधि जो होती है मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि में भी कोई विशेष बात नहीं, यही बात फिर से कही जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा कि हम आप भाई भाई है। वो झुक जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और चीज़ों को समाप्त कर देते हैं। इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हो जाती है, जब 1780 से 84 के बीच में चल रहा है। तो अब यहाँ पे हैदर अली की तो मृत्यु हो चुकी है, तो ये मैंगलोर की संधि किसके बीच में होता है, तो मैंगलोर की संधि हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ के तरफ से मैकार्टनी, ये नाम याद रखिएगा। आजकल परीक्षा में इस तरह के नाम पूछने की प्रवृत्ति आ चुकी है, ठीक है। तो मैंगलोर की संधि तो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब आगे क्या पूछा जाएगा, तो आगे ये पूछा जा सकता है कि मैंगलोर की संधि किसके बीच में हुई। तो मैंगलोर की संधि टीपू और मैकार्टनी के बीच में हुई। पराजय का कारण क्या था, हमने पहले ही चर्चा कर रखा है कि अंग्रेज़ मैसूर, मराठा व हैदराबाद तीनों के साथ एक साथ लड़ रहे थे, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हमने देख लिया। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे आते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान व कॉर्नवालिस के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1790 से 92 के बीच में। अब इसके पीछे का रीज़न क्या क्या है, तो रीज़न देखने के लिए थोड़ा फिर से हम लोग अपने इमेज पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा इमेज, ये त्रावणकोर का एरिया है, ठीक है।
और ये मैसूर है, और इससे सटा हुआ कुछ एरिया है, कुछ गांव है जहाँ पे विवाद होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप त्रावणकोर ध्यान में रखिएगा, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पीछे का कारण ये त्रावणकोर ही है, और त्रावणकोर पे इस समय अंग्रेज़ों का ही शासन था। तो क्रैगानोर, ये दो नाम ध्यान में रखिएगा, क्रैगानोर और जयकोटे, ये दो छोटे प्रांत थे जिस पे मैसूर का दावा था। ठीक है, इन प्रांतों के राजा ने इस क्षेत्र को त्रावणकोर को बेच दिया। ये जो क्षेत्र थे ये मैसूर और त्रावणकोर के बाउंड्री पे, सीमा पे था। तो इन प्रांतों के राजा ने इस क्षेत्र को त्रावणकोर को बेच दिया। इसके बाद क्या होता है, मैसूर यानी टीपू सुल्तान त्रावणकोर पे हमला कर देता है। त्रावणकोर उस समय अंग्रेज़ों के सुरक्षा, कंपनी के सुरक्षा के अधीन था, इसीलिए त्रावणकोर की तरफ से लड़ने के लिए कौन आएगा, ब्रिटेन, अंग्रेज आएगा, और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मैसूर आमने सामने आ गए और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर पराजित होता है। उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि इस युद्ध में मराठा और निज़ाम को मैसूर के खिलाफ इस्तेमाल करने में अंग्रेज कामयाब हो गए। ठीक है, तो यही हमारी कहानी है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पीछे का बैकग्राउंड क्रैगानोर और जयकोटे जैसे दो छोटे प्रांत है। अब जब युद्ध में तो मैसूर पराजित हो चुका है, तो अब इसका परिणाम क्या आएगा, तो इसका परिणाम होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या किया जाता है, ये एक काफ़ी ही अपमानजनक संधि टीपू के साथ किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। इसके में टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ता है। किसे, अंग्रेज़ों को। अब देखिए, डिंडीगुल, बाड़ामल व मालाबार के क्षेत्र अंग्रेज़ों को मिल जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनका सामरिक आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान से कहा जाता है कि आप 3 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे, और जब तक आप भुगतान नहीं करेंगे आपके बच्चों को हम अपने पास रखेंगे। ये काफ़ी अपमानजनक बात थी टीपू सुल्तान के लिए। इसके बाद देखिएगा, तुंगभद्रा नदी के ऊपर का हिस्सा मराठा को दिया जाता है। क्यों, क्योंकि मराठा ने अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ा था, और कृष्णा व पेन्नार नदी का हिस्सा निज़ाम को प्राप्त होता है। अब यहाँ मैं एक बात बताता हूँ, ये जो डिंडीगुल, मालाबार और बाड़ामल का क्षेत्र है, ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कि अंग्रेज़ों को कौन सा क्षेत्र मिला है। अब आप ध्यान में रखिएगा हमेशा कि स्टेट पीसीएस की एक प्रकृति होती है कि यूपीएससी में पूछे गए सवाल को घुमाकर पूछना। यदि यूपीएससी ने कोई 4 स्टेटमेंट का सवाल बनाकर पूछा है तो स्टेट पीसीएस उसे 2 स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट में पूछता है। तो ऐसे सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ अगला स्टेप क्या होगा, तो वहाँ अगला स्टेप ये होगा कि साथ में तुंगभद्रा नदी, कृष्णा व पेन्नार नदी, मराठा निज़ाम, इसके साथ आपको मैच करने के लिए दे दिया जा सकता है। स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है आपसे कि कितने स्टेटमेंट सही है। ठीक है, या अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को क्यों लिया, तो क्यों लिया के साथ आपको दे देगा कि इस क्षेत्र का सामरिक आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से इन्होंने ले लिया। ठीक है, सैन्य सुरक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र था, इस वजह से ले लिया। इस तरह से 4 स्टेटमेंट बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हम लोग अभी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है? आप लोगों को वीडियो में आंग्ल मैसूर युद्ध का जो क्रोनोलॉजी चल रहा है वो क्रोनोलॉजी आप लोग पकड़ पा रहे हैं या नहीं? जो बैकग्राउंड में कहानी है उस कहानी को आप लोग ध्यान में रख लेंगे तो सवाल तो आपका बन ही जाएगा। क्यों? इतिहास जो है ना, इतिहास की पढ़ाई सिर्फ फैक्ट याद करने की पढ़ाई नहीं है। इतिहास की पढ़ाई एक यात्रा, एक जर्नी को पार करने की पढ़ाई है। आप जब उस यात्रा को करते जाएंगे तो उस यात्रा के दौरान फैक्ट आता जाएगा। बस उस फैक्ट को आप उस कहानी के साथ जोड़ते चलिए और फिर आप आराम से परीक्षा में उत्तर दे पाएंगे। आप फिर भी फैक्ट भूल जाएंगे तो आपको तो पता है कि जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो क्वेश्चन के साथ आपको 4 विकल्प, 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। यदि आप कहानी भी याद रख लेते हैं तो उस 4 विकल्प से आप निश्चित रूप से उत्तर को ढूंढ पाएंगे। ठीक है।
ये अपमानजनक संधि हमने देख लिया। इस अपमानजनक संधि के बाद भी कॉर्नवालिस को शांति नहीं मिलती है और कॉर्नवालिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक पत्र लिखता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आप लोगों को याद है? ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी व्यापारी जो $500 से ज़्यादा निवेश करता है वो अपने बीच से डायरेक्टर्स चुनता है। डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी? 24 थी और इन 24 को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये मत भूलिएगा। तो कॉर्नवालिस ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा, हमने अपने दुश्मनों को तो हरा ही दिया लेकिन दोस्तों को भी ज़्यादा ताकतवर नहीं बनने दिया। ये बात लिखने का क्या मतलब है? ये बात लिखने का मतलब है कि जो आधा राज्य, जो 3 करोड़ रुपया लिया गया वो तो अंग्रेज लिया, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो तो अंग्रेज़ों ने ले लिया, कुछ क्षेत्र दिया गया मराठा और निजाम को, ज़्यादा नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों को ज़्यादा ताकतवर न बनाने का मतलब है कि अब अंग्रेज ने ये मन बना लिया है कि हम यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत में नहीं आए हैं, हम भारत में शासन करने के लिए आए हैं। हम अब बंगाल विजय कर चुके हैं, हम मैसूर विजय कर चुके हैं, तो हम आगे मराठा पे भी विजय प्राप्त करेंगे, हम हैदराबाद पे भी विजय प्राप्त करेंगे और अंततः हम पूरे भारत पे विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की हमारी बात पूरी होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हमने देखा कि जो संधि होता है वो काफ़ी अपमानजनक संधि है। तो टीपू सुल्तान हिम्मत नहीं हारता है, हार नहीं मानता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ फिर से लड़ने के लिए कुछ प्रयास करता है। इस प्रयास से आपके परीक्षा में सवाल बन सकते हैं, तो इन प्रयासों को देख लेते हैं। टीपू सुल्तान उस समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधि करता है फ्रांस व तुर्की के साथ। क्यों संधि करता है? कि जब आगे फिर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध होगा तो उस युद्ध में हम फ्रांस और तुर्की से मदद मांगेंगे और इनकी मदद से, इनकी सहायता से हम अंग्रेज़ों को हरा सकेंगे। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए एक व्यापार बोर्ड का गठन करता है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में, वारेन हेस्टिंग्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा व्यापार बोर्ड का गठन किया जाता है। ठीक है, तो उनसे कैसे टक्कर लिया जाए, उनका मुकाबला कैसे किया जाए, आर्थिक रूप से कैसे और सुदृढ़ हो, इसके लिए एक व्यापार बोर्ड का गठन किया जाता है। नौसैनिक बोर्ड का गठन क्यों किया जाता है? हमने शुरू से ही देखा है, जब पुर्तगाली पढ़ रहे थे उसी समय से, कि यूरोपीय नौसेना में काफ़ी ताकतवर है। तो जब यूरोपीय नौसेना में ताकतवर है तो उनसे टक्कर लेने के लिए हमें भी नौसैनिक रूप में, नौसेना के रूप में ज़्यादा सुदृढ़ होना पड़ेगा। इसीलिए नौसैनिक बोर्ड का गठन किया जाता है। इस समय पूरे दुनिया में फ्रांसीसी क्रांति का बोलबाला था। ठीक है, एक राजा होते हुए टीपू फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति, ये जैकोबिन क्लब, ये सब लोकतंत्र की बात करता है। ठीक है, राजतंत्र में रहते हुए, राजा रहते हुए लोकतंत्र की बात करने वाला कोई शासक था तो वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब से जुड़ता है, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का एक समूह है जो राजतंत्र के खिलाफ बोलता है और लोकतंत्र के बारे में बोलता है। और इससे जुड़ने के बाद ये मैसूर के राजा, मैसूर के प्रजा से बोलता है, मैसूर की जनता से बोलता है कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में हमारी मदद कीजिए, बदले में हम आपको स्वतंत्रता देंगे। आप समझ रहे हैं, जो एक राजा है, जो राजतंत्र में विश्वास करता है, प्रजा उनके अधीन है, उसको स्वतंत्र करने की बात की जा रही है। मतलब भारत जैसे देश में उस समय से काफ़ी आगे की सोच रखने वाला व्यक्ति था ये टीपू सुल्तान। ठीक है, इसके अलावा इस स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में श्रीरंगपट्टनम में वो एक वृक्ष लगाता है। ठीक है, आधुनिक कैलेंडर निकलवाया जाता है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। ये सब आप फैक्ट है कुछ, ये आप ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर टीपू सुल्तान एक प्रगतिशील व प्रयत्नशील व्यक्तित्व था। ठीक है, प्रगतिशील व प्रयत्नशील व्यक्तित्व था, जो हारने के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इतने अपमानजनक संधि के बाद भी हिम्मत नहीं हारता है और आगे के लिए खुद को तैयार करता रहता है। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। वेलेजली का समय आ चुका है।
वेलेजली के समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, सहायक संधि। क्या होता है इसके बारे में जब हम लोग वेलेजली के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी इतना जानते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा टीपू सुल्तान से सहायक संधि करने के लिए कहा जाता है। टीपू सुल्तान मना कर देता है, बोलता है हम सहायक संधि नहीं करेंगे, और इससे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। 1799 ईस्वी में होता है। देखिए, लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल है, इधर से टीपू सुल्तान है। इस युद्ध के दौरान टीपू मारा गया। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि मैसूर के अधिकांश क्षेत्र को अंग्रेज के अधीन, अंग्रेज बोले तो ब्रिटिश इंडिया के अधीन शामिल कर लिया जाता है, और एक छोटा सा क्षेत्र फिर से वाडियार वंश को दे दिया जाता है, और वाडियार वंश के जो भी शासक हैं उनको गद्दी पे बैठा दिया जाता है। इतना प्रयास करने के बाद भी, इतने प्रयास के बाद भी क्यों टीपू सुल्तान इस युद्ध में हार जाता है? इस युद्ध में हारने के पीछे रीज़न है कि जब 1799 ईस्वी में हमला होता है तो ये फ्रांस व तुर्की से मदद मांगता है, लेकिन समय से मदद नहीं मिल पाता है। ठीक है, नौसैनिक बोर्ड सुदृढ़ तो हुआ है, लेकिन अभी भी उतना सुदृढ़ नहीं है जो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके, और यही व्यापार बोर्ड की भी स्थिति है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिस वजह से 1799 ईस्वी के युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, और अंततः अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं मैसूर पे। आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो के अंत तक आप लोग पहुँच रहे हैं और पूरा वीडियो देख रहे हैं और चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ, चीज़ें समझ में आ रही है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को यदि पूरा देख रहे हैं, मैं लास्ट में ही बोलता हूं कि वीडियो यदि आप देख रहे हैं और यदि आपको पसंद आ रहा है तो फिर आप उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।